यमुना नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य। एक कहानी एक सुंदर अलौकिक आकर्षण से भरपूर महिला मंदाकिनी की है, जो यमुना नदी के तट पर स्थित एक समृद्ध राज्य में रहती थी। उसका सौंदर्य इतना दिव्य था कि देव, यक्ष, गंधर्व और किन्नर भी उसे पाने की लालसा रहते थे। परंतु इस अनुपम सौंदर्य के बावजूद मंदाकिनी एक गहरे संताप से घिरी थी। उसके शरीर में एक असाधारण ताप था जो ना तो शीत ऋतु में घटता और ना ही वर्ष ऋतु में शांत होता। उसका तन सदा उष्णता से व्याकुल रहता और यह अग्नि जैसे उसकी आत्मा को भी जलती रहती थी। अपने अग्नि को बुझाने के लिए उसने अपने महल के द्वार प्रतिदिन खोल दिए। यदुवंशी, क्षत्र, राजकुमार मल सभी उसके चाह में उसके समक्ष उपस्थित हुए, परंतु कोई भी उसके अतृप्त तृष्णा को शांत नहीं कर सका। हेलो, अभी तक नहीं उठी?
हेलो अप्पू। सोने दे नो ना। नो नो नो, वेक अप वेक अप। सुनो, मुझे जाना है। ये लो तुम्हारा फेवरेट कॉफी। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? क्या हुआ था? वो मैं कल फ्रॉक वॉश करने के वक्त लग गया। ध्यान से कर लेती ना। हम्म, मैंने बोला था ना कि नौकर आने तक घर का सारा काम मैं खुद करूँगा। तू मेरी सुनती ही नहीं है। हेलो सर, अगर मैं ऐसे कुछ भी नहीं किया तो पेट जैसे चढ़ आ जाएगी। वो मैं देख लूँगा। मेरी प्यारी गुड़िया हमेशा ऐसे ही सुंदर रहनी चाहिए, ठीक है? और नाश्ता मैंने बना लिया है, टेबल में परोस रखा है। जल्दी तैयार होके जाके खा लेना। और फिर भी बोरिंग सा लगे तो यहीं पर पेन और पेपर है, कुछ लिख लेना, ठीक है? और कुछ भी काम है तो मुझे बुला लेना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगा, ठीक है? अब मैं चलूं? लालो, मैं बोर हो जाऊंगी। आई लव यू अप्पू। लालू, लालू बेटा, शुरू मत हो जाओ। वर्क के लिए जाना है ना? जाओ नौटंकी। तो मैं चलता हूँ। यहाँ आने के बाद पापा ने मुझे अभी तक कॉल नहीं किया। हो सके तो तू कॉल कर लेना, ठीक है? लाइट ऑफ नहीं करना। ओ
नो, लालू, मंदाकिनी का क्रोधित चेहरा। हे शिगंडी, अगर कमर में मजबूती नहीं है तो कामना रोककर समाप्त करना चाहिए। मेरे गर्मी में लिपट कर सोने के लिए मैं तेरे जन्म देने वाली माँ नहीं है। राज्यसभा, राजा, मंत्री, पुरोहित, सेना नायक और बलवान अपने आसनों पर विराजमान है। मंत्री ने राजा के कान में इस प्रकार मंत्रण किया। राजा, आज शिकायत दर्ज करने आए हैं एक देवदासी। उनकी शिकायत भी अजीबोगरीब है। आकांक्षा पूर्वक से राजा ने मंत्री की ओर देखा। राज्यसभा में अर्धनग्न अवस्था में राक्षसी भाव से खड़ी मंदाकिनी। लिंग बेल क्या है ये ना जानने वाले हिजड़े, और मर्दांगी क्या है यह ना समझने वाली नपुंसक। राज्यसभा स्तंभ रह गई। क्या इस सभा में कोई ऐसा पुरुष नहीं जो मेरी अग्नि को शांत कर सके? क्या यहाँ केवल निर्बल और कायर ही उपस्थित है? यदुवंशी, क्षत्रिय, राजपूत, मल सभी आए, परंतु कोई भी मेरा ताप को हार नहीं सका। यदि इस राज्य में कोई पुरुष नहीं जो मेरे चाह पूरी कर सके, इस राजधानी में महाराज और पुरोहितों को साक्षी मानकर मंदाकिनी ये शपथ लेती है, या तो राजा या कोई युद्धवीर मेरे काम पिपासा शांत करे। जब तक मेरी कामना समाप्त नहीं होती, मैं ये वस्त्र नहीं धारण करूंगी। आज से मैं विवस्त्र रहूंगी। अपू, उठ जाओ ना यार। क्या हो गया? चेहरा उदास दिख रहा है। कुछ प्रॉब्लम है क्या? कुछ नहीं अपू, बस मम्मी पापा और बहनों की याद आई। खाना वाना सब रेडी है, बस अच्छी बच्ची बनकर सब कुछ खा लेना, ठीक है? मैं चलता हूँ। बाय।
हेलो। हेलो अप्पू, नो कॉल्स मैसेज की रिप्लाई नहीं है। तू किधर है? हनीमून अभी तक चल रही है क्या? हेलो, तेरे साथ बात कर रहे हैं, कुछ तो बोल। क्या क्यों में रखना पड़ेगा? सुन, मैं अभी बात करने के मूड में नहीं है, बाद में कॉल करना। ओह, समझ में आ गया, तेरे साथ हस्बैंड है ना। मेरे शरीर में हमेशा तापता रहता है। जैसे दोपहर की चलती मरुभूमि में पकड़ती कोई हिरणी, हर पल थकान की पेटियों में हटकी चिखुआ जैसे स्वाद को भूल चुकी हो, और आंखों में सपने पहली दुनिया जैसे रंगीन कोई स्वप्न। अपू बेटी है ना? मैं माधवन, लालू के दूर के मामा है। सॉरी, हवा की वजह से गंडी अपने आप बच जाती है। मैं ये सोचकर इधर बैठी हुई थी। ओहो, ये घर तो अच्छा है। लालू ने खरीदा क्या? नहीं, ऑनर इधर नहीं है। लालू के फ्रेंड ने सब कुछ अरेंज कर लिया था। अच्छा अच्छा। मामा जी, आप अंदर आ जाइए, अंदर बैठिए। हाँ। अंकल आ जाओ, इधर बैठो। आप क्या लोगी, चाय और कॉफी? कुछ नहीं बेटी, मुझे एक ग्लास ठंडा पानी चाहिए। अंकल शादी में आया है क्या? मैं देखा नहीं। नहीं बेटी, मैं विदेश में था, इसलिए शादी में आ नहीं पाया। ओह। लालू काम पर गया है क्या? हाँ मामा जी, लेकिन मैं कॉल करूंगी उसे। अरे अरे अरे, जल्दी नहीं, वो अभी भी उस रिसोर्ट का मैनेजर है ना। जी अंकल। वैसे भी मुझे तुमसे किसी बात पर बात करनी है। मैं कॉल करूँ तो वो फोन नहीं उठाता, और अगर उड़ाता भी तो किसी ना किसी बहाने से बात खत्म कर देगा। उसने मुझसे कुछ पैसा लिया था, एक और दो नहीं,
बल्कि 80 लाख, जिनकी वजह से मैं मुश्किल में पड़ गया हूँ। मुझे पता है वो निर्दोष है। वो पहले आईटी फील्ड में था ना। लालू और उसके दोस्तों ने मिलकर एक अमेरिकन आईटी कंपनी की फ्रेंचाइजी दिल्ली में शुरू करने की प्लान बना रहे थे और कंपनी को सिर्फ एक ही डिमांड थी। वो एयरपोर्ट के पास 5000 स्क्वायर फीट की अपनी खुद का बिल्डिंग होना चाहिए। इसके लिए मैंने उसको मदद किया था। बदले में उन्होंने मुझे एक शेयर भी ऑफर किया था। ये तीनों ने मिलकर अपने कंपनी के शेयर साथ में मौजूद 14 आदमी को दिया, लेकिन वही धोखेबाज निकला। वो पैसा लेकर भाग गया और ये लोग बेबस रह गए। तुम्हारे गोल्ड तेरे पास है ना, या वो भी उसने ले गया? वो मेरे पास है। भगवान की कृपा। पता है ना, वो एकदम बेकार है। इतनी खूबसूरत लड़की की देखभाल करने की भी हिम्मत तक उसमें नहीं लगती। सच कहूं तो मैं यहाँ उसे खत्म करने के लिए आया था, लेकिन बेटी जैसे मासूम बच्चे के सामने ऐसे करना ठीक नहीं लगा। अंकल प्लीज कुछ मत कीजिए। मुझे नहीं पता ये सब कुछ। मेरे पास 50 पाव सोना है, मैं वो दे दूंगी। बेटी, वो देने पर भी सिर्फ 25-30 लाख ही होगा। बैलेंस का क्या? इसके लिए मेरे घर वाले ने बहुत मान किया है। मुझसे छोटा भी एक है। मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। इस बेवकूफ के लिए तुम्हारे गहने खर्च किया तो कल जब तुझे जरूरत पड़ेगी तब क्या करेगी? फिलहाल तुम कोई कदम नहीं उठाओ। बेटी की किस्मत देखो, इस बदमाश के हाथ में तो तू लग गई। कोई बात नहीं, मैं उससे पैसा लूंगा। तू उसे एक बार फोन करके कह दो मादर अंकल आ गया है। अरे बेटा, तुम आ गए। वो दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद कर दो। वो दरवाजा बंद करो साले कमीने। बेटी तुम डरो मत, बैठ जाओ। अब तुझे क्या? बैठ साले। उधर नहीं, नीचे। अरे भाई, ए, सब ठीक है? तेरे पास क्या जुबान नहीं है? कहाँ है मेरा पैसा? जी मुझे थोड़ी और वक्त की ज़रूरत है। मेरा फ़ोन क्यों नहीं उड़ाता? माधव जी, वो मेरा, आप मुझसे माफ़ कीजिए। टाइम
तुझे टाइम चाहिए? क्या एक हफ्ता? पक्का? हाँ। अगर नहीं दिया तो फिर से गायब हो गया तो? नहीं माधव जी, पक्का दूंगा। बेटी तू इधर आओ, मेरे पीछे। मुझे कुछ बात करनी है। देख लिया? तू सोच, क्या इस आदमी के साथ जिंदगी जीना है? मुझे पता है कि तेरा पति कैश नहीं देगा। मैं सिर्फ तेरे लिए इधर आया है। तुझे प्यार से कभी किस किया? तुझे चंदन की गंध है। इस घर चुकाने के लिए एक आइडिया बोलूं? मरने तक मेरा होकर जियो। मैं ये नहीं कह रहा है तेरा पति को छोड़ना। जब मैं आओ तुम्हारे दिल की दरवाजे मेरे लिए खोल दो। अगर ऐसा है तो मैं उसका कर्ज भी भूल जाऊंगा, तो रानी की तरह जीने की मौका भी दूंगा। मेरा वादा है। अगर ऐसा नहीं है, एक हफ्ते के अंदर मुझे मेरा पैसा चाहिए। जैसे तुम्हारे उपस्त्री बनकर मुझे रानी की तरह जीना नहीं। हम तुम्हारे पैसे लौटा दूंगी। यहाँ से निकल जाओ, वरना मेरा हाथ बोलेगा।
माफ करना। अगर मैं तुम्हारी होठोंगी मिठास नहीं जान पाया तो मैं अधूरा होगा। ओके बेटी। मैं कॉल करूँगा, उठा लेना। कुछ बात करनी है। हो सकता है कि मैं खुद तुम्हें इसे बाहर निकालने का कोई रास्ता बना दूँ। समझ में आया? जी। क्या हुआ अपू? क्यों रो रही हो? हाँ, उन्होंने कुछ किया क्या तुम्हें? हाँ? नहीं, मैं ये सब सोचकर रो रही थी। क्या मैं एक बात पूछूं? हाँ। क्या एक हफ्ते के अंदर पैसा दे सकते हो? अपू, एक हफ्ते में कैसे कर पाऊंगा? चिल्लाया क्यों नहीं? वो आदमी मेरे शरीर की कीमत ले गया, मेरे मन को, मेरे शरीर को, मेरे सपनों को। कितनी भीड़ है उसके अंदर, वो भी तब जब मेरे पति दूसरे कमरे के अंदर मौजूद था। अत्यधिक व्याकुल में बेटे राजाओं दरबारियों के सामने सेना पालक कृपालक उठकर इस प्रकार बोला, महाराज की जय हो। ये कार्य मैं स्वीकार करता हूँ। मैं इस स्त्री को राजपुत्रों के रक्त का वास्तविक गुण समझाने और दरबार में चुनौती देने का साहस दिखाने वाली इसे बहुत कुछ सिखाने का इच्छुक हूँ। अयोध्या की स्त्रियों भी शयन कक्ष में मुझसे भय खाती है। ये बात मुझे प्रसन्नता देती है। इसे मेरे साथ बेचने का आदेश दिया जाए। महाराज ने वैसा ही आदेश दिया। रात में अपने महल में मंदाकिनी नग्न होकर बिस्तर पर लेटी गई।
हुआ अपू? हाँ, क्या कोई सपना देखा? कुछ भी नहीं। रात में गुस्से से उठ खड़ी हुई मंदाकिनी। उसने कृपाल की ओर गुस्से से उंगली उठाई। और तुम देश की रक्षा करने वाले योद्धा, लेकिन एक क्षण के लिए भी मेरे रोकने खड़े करने में असमर्थ। तुम जैसे पुरुष को पुरुष कहो भी तो कैसे? मैं जितने कायर और निर्बल पुरुषों की जानती हूँ, उनमें सबसे तुच्छ हो तुम। अब और मेरी नजरों से सामने चोटे बने बिना चले जाओ। राज्यसभा की ओर यक्षिणी बनकर बढ़ती मंदाकिनी। राजा और दरबार स्तब्ध रह गए। मंत्री ने राजा के कानों में धीरे से कहा, महाराज, ये कोई साधारण बात नहीं है। पराजित हुआ व्यक्ति हमारे राज्य की सेनापति है। यदि ये खबर गुप्तचरों के माध्यम से शत्रु राज्य तक पहुंच गए तो हमारे लिए भयानक विनाश निश्चित है। राजा एक क्षण के लिए विचार में डूब गए और अपना माथा सहलाने लगे। हाँ माधव जी। जी हाँ। अपू, 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 कहाँ गई है? हाँ अपू, माधव जी का कॉल आया था। वो कह रहे थे कि हमारे कर्ज चुकाने का कोई तरीका उन्होंने ढूंढा है और तुम्हें बताया है। वो क्या तरीका है अपू? और फिर वो कह रहे थे कि यहाँ रुकने वाले हैं कुछ दिन। यहाँ? हाँ, तुम ही तो कहती हो कि हमेशा तुम्हें यहाँ पर बोरिंग सा लगता है। अब कोई आ रहा है तो ओह, संडे होकर भी चैन नहीं देते ये रिजॉर्ट वाले। रुक, मैं बात करके आता हूँ। हेलो, हाँ जी बोलिए। ठीक है ठीक है। गुस्से से फट पड़ने वाली मंदाकिनी, ये व्यक्ति सेनापति कहलाने योग्य है? क्या यही राजपुत्रों का रक्त है? आधे घंटे तक भी ये मुझे प्राप्त करने में असमर्थ रहा। क्या राज्यसभा की प्रतिष्ठा बचाने के लिए कोई और योग्य पुरुष नहीं है? यदि ऐसा है तो फिर स्वयं महाराज ही अपनी वीरता का परिचय दे। आपको भी मेरा अंतपुरम में स्वागत है। राजा एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए। हाँ माधव जी। कैसा है तू? हाँ, गाड़ी से मेरा सामान मेरे कमरे में रखिए। हाँ हाँ। नहीं है, पूरी तरह से चुपकी हो तुम। तू इसे खाना नहीं देती है क्या? जी मैं सब कुछ बना के रखता हूँ, लेकिन वो खाती नहीं है। खाते नहीं तो खिलाना चाहिए। एक औरत का सौंदर्य उसके पति के प्यार है ना बेटी?
मेरा कमरा कहाँ है? उधर जाकर रख। जी। आज तुझे काम नहीं है? आप आने वाले थे ना तो लीव मत छुट्टी लो, ले ली। तुम जाओ। जी। मेरा मदद के लिए अपनी बेटी है ना बेटी? तेरा चेहरा उदास क्यों है? अच्छा हुआ कि आज का दिन बेकार नहीं जा रहा। और तुम माधव जी से थोड़ा प्यार से पेश आना। गुस्से वाले हैं लेकिन मन के बहुत अच्छे हैं। इतना कुछ होने के बाद भी हमारी मदद कर रहे हैं ना वो। समझ रहे हो ना क्या मैं बोल रहा हूँ? तो आपको मैं निकलता हूँ, ठीक है? हाँ बेटी, क्या तुम यहाँ बेटी हो? बैठो बैठो। तुम डरो मत बेटी, तुझे परेशान करने वाला काम अंकल नहीं करेगा। बस कहानियां सुनाकर खुश करेगा तुझे। तुम बैठ जाओ, बैठ जा, बैठ जा। बेटी क्या तुम डर गई? जो सोच रही हो उतना हरामी नहीं हूं मैं। बेटी जब तक तुम अपने शरीर से छूने से नहीं बोलोगी तब तक नहीं छूंगा। इसका मतलब क्या है? मैं हाँ कहूंगी? हाँ। ये कभी नहीं होगा। उस दिन भी मेरे साथ जबरदस्ती किया था। वैसे तो कोई भी कर सकता है। हाँ, ऐसे कोई भी कर सकता है। वो जंगल का नियम है, वो जंगलीपन है। लेकिन यहाँ तुम हाँ बोलोगी बेटी? कभी भी ये सपना पूरा नहीं होगा। तुम बड़े अमीर होगे। मैं अपने मंगलसूत्र को छूकर कसम खाती हूँ, अगर तुम मेरे शरीर को एक नाखून से भी छुए, मैं मेरे जीवन समाप्त कर लूंगी। ये मेरी वादा है। तो फिर मेरा कसम भी सुन लो, तू मेरी होगी। तुम्हारी जुबान से मेरा तारीफ करेगा। तुम्हें मुझ पल के बारे में सोचकर बार बार खुशी होगी। तो देख लेना, हम एक शरीर और एक आत्मा बन जाओगे। उसके लिए आज की पीढ़ी के अनजाने कामरस का संगम है, वो मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम मुझे 7 दिन का समय दे दो। 7 दिनों के अंदर तुम्हारी कसम ने तोड़ दिया तो तुम सिर्फ मेरी होगी। ऐसा नहीं हुआ तो मैं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मुझे मेरे पैसे भी नहीं चाहिए। तुम सोचो। सोचने के लिए कुछ नहीं है। अगर आप भी यहाँ और मुझे परेशान किया तो मैं पुलिस को बुला लूंगी।
फिर क्या? फिर उसके साथ जी लेगा तू? हाँ, वो मेरे पति है। अच्छा, अपनी पत्नी को दूसरे आदमी के पास छोड़कर जाने वाला एक पति होती है क्या? तुम कुछ भी मत करो, जो कहानी में तुम्हारे लिए सुनाती हो, मुझे सिर्फ 7 दिन की समीट चाहिए। फिर भी तुम मुझे नफरत करती हो तो उसके बाद मैं तुम्हारे सामने कभी नहीं आऊंगा और तुम्हें और उसका सारी कर्ज से आजाद करूंगा। तुम सोचो। बैठो। हाँ जी। माता जी, आप कह रहे थे कि हमारे कर्ज चुकाने के लिए कोई नया तरीका है। अप्पू से पूछा था लेकिन उसने भी कुछ बताया नहीं। बेटी, जो मैंने कहा इसके साथ भी कह दो। वरना सब कुछ मुझे ही कहना पड़ेगा। क्या हुआ बेटी, नहीं बताऊंगी? साले हरामी, तुझे मैं छोड़ दो मुझे। कमीने, घर के औरतों को क्या बोलता है तू? यहाँ पुलिस है, कोर्ट है, तुझे अंदर कर दूंगा मैं। तुम कुछ नहीं करेगा। क्या तुम लॉकअप में पड़े रहना चाहते हो? तुम्हारे सामने मैं और यहाँ की पुलिस तेरा पत्नी को बार बार इस्तेमाल करूंगा, देखना है? संभाल कर व्यवहार करना, तुम दोनों के लिए वही अच्छा है। सुन लिया? और मैं जो कहानियां सुनने वाले हो उसे सुनने के लिए मुझे सिर्फ 7 दिन चाहिए तेरा पत्नी का। उस 7 दिन में कभी भी मैं उसकी शरीर को छूऊंगा नहीं। उस 7 दिनों के अंदर अगर उसे मुझसे प्यार नहीं हुआ तो मुझे वो 80 लाख नहीं चाहिए। हाँ? क्या तू सोच के बता। मेरे बीवी को किसके भरोसे अकेले तेरे साथ भेजूं? मैं धोखा नहीं दूंगा क्योंकि मैं असली मर्द है। सोच कर बताओ, मैं इधर ही हूं। सोचा क्या तुमने? मुझे लगता है कि वो सटिया गया है। उसके पागलपन तो हमारे लिए फ़ायदेमंद ही है। बस उसके पागलपन सुनने के लिए कोई लोग
और कुछ भी गलत करेगा नहीं, इसका उसने वादा किया है मुझसे। और उसका पागलपंती तुम पे असर नहीं करेगा, ये मुझे मालूम है। रोज़ सिर्फ 2 घंटे जो भी वो बोलेगा बस सुनते रहना। बदले में हम दोनों हमारे सारे कर्ज़ों से बाहर निकल जाएंगे। फिर हम खुशी खुशी जी पाएंगे। प्लीज़ अपू, मान जाओ ना। अगर पति अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं लेती तो ये सब कुछ करना पड़ेगा। बेटी, तू ठीक है ना? कॉल नहीं किया 2 दिन से। हाँ नहीं माँ। फिर तुम्हारी बहन के एक रिश्ता आया है, अच्छे लोग हैं, अगले हफ्ते आ रहा है। क्या तू लालू के साथ बात कर तेरे गहने से कुछ गिरने दे सकते हैं क्या? वो जमीन है ना हमारे, वो रास्ते की वजह से कुछ गड़बड़ है उसके अंदर। क्या तू? ठीक है माँ, मैं पूछ कर बताती हूँ। जमीन तब रेडी हो गया तो तेरा गहना वापस कर लूँगी मैं पूछ कर कॉल करेगा माँ। क्या हुआ अपू? सब कुछ एक साथ आती है। एक काम करो, उसे कहो मुझे मंजूर है। हाँ। सिर्फ कहने से कुछ नहीं होगा। उसने कहा था कि 7 दिन के अंदर मैं उसके साथ जाऊंगी, है ना? इसका एग्रीमेंट बनाना चाहिए। हाँ। एग्रीमेंट के हिसाब से प्रूफ के लिए उसका वॉइस क्लिप या ऑडियो क्लिप चाहिए। उसे ज़्यादा आत्मविश्वास है ना, मैं वो बदल कर रहूँगी। ऐसा एग्रीमेंट बहुत कम है ना? हाँ बेटी। तुम कमरे में आ सकते हो, मैं वहां होगी। मैंने दोनों के लिए खाना बना रखा है, अब मैं जा सकता हूँ। तुम्हें पीने के लिए कुछ चाहिए क्या? अगर तुमको कुछ कहना है तो कहो। कहानी सुनकर अगर मैं सो गया तो मुझे जगाना नहीं। ठीक है, एग्रीड। तुम सोने की कोशिश करो, मैं जगह रहने की कोशिश करूंगा। तुमको कहानियां पसंद है ना? पहले हम छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। पहले श्री कृष्ण का मथुरा के पास एक राज्य था। वहां तुम्हारी जैसी एक अति सुंदर स्त्री रहते थे। उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, तुम्हारी तरह। दांत सफेद कली की जैसे। उसकी शरीर सुंदर और आकर्षण थी। बिखरे हुए बाल घुटने तक थी। कमर में लटकती हुई सोने की मोतियों वाली कलखनी। उसकी नाभि के चारों ओर उठा हुआ छोटे छोटे बाल। लेकिन इतनी सुंदर होने के बावजूद भी वो दुखी थी। हर रात वो अपने लिए सही साथियों का तलाश में थी, उनके साथ रात बिताती, लेकिन किसी से भी वो संतुष्ट नहीं होती। उसकी नाम मंदाकिनी थी। ए मंदाकिनी, और तुम्हारे भावनाओं के जगाने वाला आनंद का केंद्र कौन सा है?
हर लड़की के लिए वो अलग होता है। उसे कौन ढूंढता है वो है उसकी साथी, उसकी असली साथी। क्या मैं तुम्हारे वो अंग कौन सा है बताऊं? वो है नीचे वाली होठों का हिस्सा, होठों वाली चुम्बन। तुझे हर समय पिसे हुए चंदन की खुशबू है। तुम्हारी पति कभी भी तुम्हारी खुशबू के बारे में तुम्हें कहा? अपू तुम बहुत सुंदर हो। मुझे तुम्हारे सबसे पसंदीदा हिस्सा क्या है तुझे पता है? मैं उसे रहस्यपूर्ण से आनंद लेता हूं। तुम्हें पता हूं वो कहाँ हूं? लेकिन तुम्हें मैं पसंद नहीं होना, इसलिए मैं नहीं बताऊंगी। इस दुनिया में तुझे मैं बहुत प्यार करती हूँ, आराधन करती हूँ। वो सिर्फ तुम्हारी शरीर को नहीं, तुम्हारे दिल को भी। क्या तू बोर हो गया बेटी? जो कहने वाला था वो कहने पर मुझे सुकून मिला। आज के लिए इतना काफी है। क्या मैं तुझे एक बात पूछूं बेटी? आज दोपहर का खाना खाने के बाद उस खाने से मुझे भी थोड़ा मिलेगा? दिक्कत नहीं है तो? मैं जाता हूं, थोड़ा समय आराम करूंगा। तुम भी आराम करो, ठीक है? तो खाना शुरू कर दिया? मैं भी साथ खा लूंगा। क्या तुम जा रही हो? मैंने जो पूछा था वो नहीं मिला। मेरा बचा हुआ खाना खाने के लिए तू मेरा पति नहीं है। अप्पू, क्या उसकी वजह से कोई तकलीफ हुई तुम्हें आज? तो ये आदमी तुम्हारे साथ पूरे दिन कह क्या रहा है? मुझे पता नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। चलो कोई बात नहीं, 6 और दिन सहना पड़ेगा इसे।
आज मुझे सिर्फ तुम्हें देखना है। लालू, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? ऐसे क्यों पूछ रही हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन कभी भी तुम मुझे 5 मिनट के ज़्यादा नहीं देखती। बेटी, 1 मिनट के लिए तुम्हारी आंखों बंद करो। क्यों? तुम्हें बिना झुक कर तुम्हारे कानों में एक राज बताना है। अपू बेटी, तुम मेरे सब कुछ है, मेरी आत्मा है, मेरी जिंदगी है। लालू, तुम आज तक मेरे कानों में प्रेम से कुछ भी नहीं कहा। वाह, इन कर्जों के बीच में फंसे हुए मुझे ये सब के लिए कहाँ वक्त। बेटी, क्या उस दिन के समय तुम्हें दर्द होने पर तुम्हारा पति तुम्हारा ध्यान रखता है क्या? नहीं है ना? क्या वो तुम्हें अपने बाहों में रहता है, कहानी सुनाता है, वो लाड प्यार करता है? कभी उसने तुम्हें अपने सीने पर रखा है? क्या तुम चाहते नहीं हो एक छोटे बच्चे के जैसे उसे सीने पर लेटने के लिए? सिर्फ 3 दिन बाकी है, उसके बाद मैं भी चल जाऊंगा। फिर तुम और तुम्हारे अकेलापन का दिन लौट आऊंगा, है ना? कल 1 दिन के लिए मैं छुट्टी लेता हूँ। कहाँ? मुझे एक बिजनेस मीट है, आज रात मैं जाऊंगा। जब मैं वापस आऊंगा तो एक सरप्राइज दूंगा। उस दिन कुछ कहा था ना मेरे शरीर का सुंदर हिस्से के बारे में, वो कौन सा है? समय आने से मैं कहूंगा। अब जाता हूँ।
लगता है बुड्ढा हार के भाग गया है। क्या कॉन्फिडेंस दिखा रहा था। कितना बेवकूफ आदमी है, अपना 80 लाख तेरे जैसे लड़की के लिए खो दिया। रुक, कहाँ जा रही है? कल के टेंशन के ऊपर मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन आज का मौका मैं गंवाना नहीं चाहता। जब मंदाकिनी गुस्से में सभा की ओर देख रही थी तो सभा में से एक बलवान योद्धा खड़ा हुआ और बोला, महाराज, नारी के लिए स्वर्ग जितना सरल है, युद्ध उतना ही कठिन। शायद अब सेनापति को ये समझ में आ गया होगा। मैं इसे अपनी महल में ले जाना चाहता हूँ। कल ये उठ भी नहीं पाएंगी। मलमूत्र त्यागना तो दूर, 10 दिनों तक ये केवल शैया पर पड़ी रहेगी। यदि महाराज अनुमति दे दी तो। मंदाकिनी उस योद्धा के साथ उसके गृह तक गए। उसी रात योद्धा की पत्नी ने, जो केरल से लाई गई थी, उसे एक विशेष उपहार चंबा ने और कहा, इसे चबाओ, इससे तुम्हें अधिक समय तक शक्ति मिलेगी। योद्धा अर्थनक अवस्था में मंदाकिनी के कक्ष में पहुंचा। उसने मंदाकिनी के शरीर में गहराई से प्रवेश किया। घंटों के अंतराल में 6 से अधिक बार वीरस्राव होने के बावजूद मंदाकिनी संतुष्ट नहीं हुई। कहा था कि आज नहीं आएगा। सरप्राइज। जल्दी आ गया तो तुम्हारे साथ समय बिता सकते हैं ना। हाथ में क्या है? सॉरी, मैं खाना खरीदी। अच्छा, मैं सही समय पर आया हूँ, है ना? आओ, मैं खाना लेती हूँ। दूसरा प्लेट नहीं चाहिए बेटी, इसमें डालो। ए नहीं, मैं दूसरा प्लेट लाती हूँ। बस एक प्लेट काफी है। अरे ये मेरा खाना का बाकी। कौन बोला? जी, नहीं करना चाहिए था। मैं तुझे इतना पसंद करती हूँ
क्या मैं तुम्हें खिला सकती हूँ? आज तक तुम्हारा पति ऐसा किया है? आज रात तुम्हारा पति सोने के बाद मेरा रूम में आ सकती है क्या? किस लिए? तेरे लिए एक गिफ्ट है। सॉरी बेटी, तुम गिरने वाली। क्या मैं तुम्हारा गर्दन में छू सकता है?
अंत में मंदाकिनी थके पड़े योद्धा को क्रोध में चीख उठी। एक बार फिर वो राज्यसभा में खड़ी थी। मंत्री ने राजा को सचेत किया, महाराज, योद्धा का पूरा शरीर पीड़ा से भर चुका है। वो अपने लिए दिया वादा निभाने में असफल रहा। वो इस वार्ता को एक दूत के माध्यम से संकेत देकर भेज दिया है। मेरी कामना अब तक शाम नहीं हुई है। अगर ऐसे चलता रहा तो मुझे पागलपन जाना होगा। कृपया कोई मुझे एक बार बचा लो। राज्यसभा चुपचाप मिलकर वार्तालाप कर रहे थे। मुनियों के समूह में से एक काले रंग का नीच कद वाला ब्राह्मण उठ खड़ा हुआ और इस प्रकार बोला, राजा, एक बार मुझे एक मौका दीजिए। राजा और उनके परिवार समेत सभी हैरान होकर ब्राह्मण की ओर देखते थे। इस सभी को ज्ञान था कि क्षत्रिय जिनके पास घोड़े के लिंग की शक्तिशालिता होती है, वही ब्राह्मण छोटे लिंग की होती है, और वीर पुरुषों द्वारा पराजित किए जाने के पश्चात ब्राह्मण क्या कर पाएगी, ये सभी में संकेत था। अंत में राजा ने सहमति जताने का निर्णय लिया। सोने नहीं दिया। नाराज हो? क्यों? मैंने तुम्हें हार दिया इसलिए मैं जान पाया कि ये रात भी इतना खूबसूरत होगी। आप मुझे छोड़कर जाओगे क्या? हो मुझे पता है कि तुम मुझे बर्बाद करके किसी और को देगी। हमेशा औरत के शरीर की कीमत होगी, लेकिन मुझे नहीं पता बिना जाने मैं तुम्हें जो भी तुम कह दिया वो सच है। वही मेरा प्लान थी, क्योंकि मेरा ईटी लायक मुझे चाहिए था। मुझे पता है तुम्हारी पति से कुछ नहीं होगा, लेकिन तुम्हारे लिए वो पैसे मैं भूल चुकी हूँ। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वो उठ चुका होगा, है ना? होगा। डर है क्या? किस लिए? ए लालू, ए लालू, इधर आ। एक कमीने, सुनाई नहीं दिए क्या? हम दोनों के लिए 2 चाय लेकर आओ। नहीं जी, मैं लेकर आती हूँ। तुम लेट जाओ, जाकर लाओ तुम। ए, तुम कुछ दिन के लिए छुट्टी ले लो। सुन लिया?
आज से तू एक औरत है। तू इसका एक नाइटी पहनो, तैयार हो जाओ, ठीक है? तू डरना मत, मैं जो कहूंगा तू वो करो। मुझे कैश वापस नहीं चाहिए। जाकर पहन रहा हो, जा। सर्व करो। वो बस। अबू बेटी, अबू। अबू इधर बैठ। सर्व करो यार, सर्व करो। तुमने मुझे कितनी जल्दी गिरा दिया। सच बताओ, वो 7 दिन का राज क्या है? कांडम 1, वर्ण कांडम। मैंने सिर्फ वर्णन से तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे शरीर को उत्तेजित कर दिया। मैंने तुम्हारे खाने की अवशिष्ट को भी अमृत माना। यह सब उसके शरीर को आनंद देगा। औरत का दुनिया छोटी होती है, उसी तरह उसका दिल भी। नौटंकी। पाठ 2, दर्शन कांड। अगर एक पुरुष किसी महिला के चेहरे में 5 मिनट तक देखता हो तो उसके बीच का आकर्षण बन जाएगा। किसी लड़की को पसंद करने की बात कहने से पहले क्या किसी ने अनुमति लेकर 5 मिनट सिर्फ उसकी आंखों में देखना चाहिए, पूछना चाहिए? क्योंकि एक गहरी नजर काफी है एक औरत को समझने के लिए। कांडम 3, शब्द कांड। आंखों की तरह ही महिलाओं के कान भी सुंदर होते हैं, लेकिन ज्यादा पुरुष इसको महत्व नहीं देते हैं। कानों में कुछ प्यार से बोले तो उसके शरीर को एक अलग ही जादुई दुनिया में ले जाता है। कांडम 4, देखभाल और सुरक्षा देना। विरह कांड। अगर प्यार होने हो तो सही अंतराल देने चाहिए, फिर जो आपस में इन दोनों देखने की तीव्रता बन जाएंगी। छह और 7 सीक्रेट है, वो मैं तुम्हें किसी और दिन बता दूंगा। ए भगवान, आपने ये सब कैसे सीखा? सच कहो, आप भगवान हैं क्या? अगर ये 7 कांडों को ठीक से सीखा तो आज के समय में तलाक की संख्या कम हो जाएगी। इसने क्या क्या सीख रखा है? कहाँ से सीखा ये सब? ओह,
वो बहुत पहले एक आचार्य थे, चिन्मोहन। उन्होंने कामरस का एक रचना लिखी, वो है चिन्मोहन की कामशास्त्र। मंदाकिनी के शयन कक्ष में पड़ा था। ए बुजुर्ग, तुम्हारे लिंग का असली आकार मैं जानती हूँ। मरने से पहले मेरे साथ सोने की लालसा ही तुम्हें यहाँ खींच लाए है, ये भी मैं जानती हूँ। जो करना है कर लो और चले जाओ। लेकिन चिन्मोहन ने इस पर ध्यान तक नहीं दिया। उसने मंदाकिनी को उठाया और स्नान घर में बैठा दिया, फिर उसके सिर के ऊपर से पानी डालने लगा। चिन्मोहन ने चूर, हल्दी और चंदन मिलाकर मंदाकिनी को स्नान करवाया। जब उसकी जलती हुई लड़की जैसी उंगलियां मंदाकिनी के शरीर पर दौड़ रही थी तो उसके अवर्णनीय परमानंद का अनुभव किया। इसके बाद उसने मंदाकिनी को बिस्तर पर लिटाया और उसके पैर की उंगलियों के सिर से लेकर उसके मस्तक तक को चूमकर ढक दिया। वह पूरी तरह से बिथलने लगी। चिन्मोहन ने अपने होठ उसके होठों से मिला दिया और मंदाकिनी के होठों से रिश्ती लार को चूस लिया। उसके वक्ष को अपने हाथों में लेकर चिन्मोहन ने जोर से दबाया। उसके शरीर के रोमकूप एक साथ खड़े हो गए। मंदाकिनी के कोमल पेट पर चिन्मोहन की उंगलियां स्पर्श करने लगी। उसने उसके शरीर के प्रत्येक नाड़ी चक्र को उत्तेजित कर लिया। मंदाकिनी की चीखें कम हो गई और वो एक साधारण स्त्री की तरह चिन्मोहन की अधीन हो गई। चिन्मोहन की उंगलियां मंदाकिनी के योनि भाग में दस गई। मंदाकिनी के शरीर कांपने लगा। जब उसे यकीन हो गया कि उसे कामोत्तेजना हो रही है, चिन्मोहन ने अपना छोटा लिंग योनि में डालकर लिंग धारण करना शुरू कर दिया। हवा और पानी की बूंदें उसके शरीर पर एक साथ पड़ने लगी। एक ही झटके में मंदाकिनी की नाड़ी एक पल के लिए रुक गई। अगले दिन मंदाकिनी एक कुल स्त्री के रूप में प्रकट हुई। चिन्मोहन को विशेषण सम्मान के साथ राजसभा में लाया गया। कैसा लगा? हो सकता है कि इसके निकलने के बाद बड़े बड़े विवाद हो जाएं। तुम्हें ये किताब खुद के नाम पे ही पब्लिश करना ज़रूरी है क्या? क्या हुआ लालू, तुम्हें डर है क्या? मैं क्या बोलूँ, तुमने 6ठे और 7वें अध्याय लिखा ही नहीं। राजा और उनके परिवारों ने चिन्मोहन को प्रणाम किया। राजा ने इस प्रकार कहा, हे चिन्मोहन, आपका प्रणाम। आपने जो किया वो सभी सदस्यों को जानना चाहिए। राजा के निर्देशानुसार चिन्मोहन ने काम कला की शिक्षा सदस्यों को दी। आने वाली पीढ़ियों के लिए उपयोगी बनने के लिए काम कला को 7 खंडों में विभाजित किया गया। पहले भाग में चिन्मोहन महर्षि ने इस प्रकार वर्णन किया, जिसमें 6ठा और 7वां खंड सबसे महत्वपूर्ण है। छठा खंड वस्त्र खंड है। काम उत्पन्न करने के लिए वस्त्र पहनना चाहिए। जब एक एक करके वस्त्र उतारने जाते हैं तब स्त्री को उत्तेजना मिलती है। उसके अंगों के एक एक करने देखने से पुरुष में भी काम उत्पन्न होते हैं। कुछ छुपाना और कुछ दिखाना पुरुष को उत्तेजित करने के लिए इससे बेहतर कोई वस्तु नहीं है। अब चाहे कुछ भी ना पता हो, पालन
किया हो या नहीं, केवल 7वां कांड जान लेना ही काफी है। चुंबन कांड। लिंग बल या पेशी बल स्त्री के लिए आवश्यक नहीं है। पुरुष की परिपालन और स्नेह दिखाने की क्षमता ही मुख्य है। एक अच्छा चुंबन ही काफी है जिससे एक स्त्री एक पुरुष को जीवन भर याद कर सकती है। चिन्मोहन का कामशास्त्र। चिन्मोहन के कामशास्त्र में चुंबन का विशेष महत्व है। चुंबन के माध्यम से पुरुष और स्त्री के बीच एक गहरा और साथी संबंध बन सकता है। चुंबन में स्नेह, परिपालन और संवेदनशीलता का समावेश होता है जो स्त्री को गहराई से प्रभावित करता है। एक अच्छा चुंबन न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और भावनात्मक स्तर पर भी जुड़ाव पैदा करता है। नई पीढ़ी के जीवन और प्राचीन काल के चिन्मोहन के जीवन को समेटते हुए मैंने अपने ग्रंथ का पहला भाग लिखा है, चिन्मोहन का कामशास्त्र।